नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं सशक्त प्रदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम खास मेहमान लाए हैं अपने साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक दिलीप सिंह लोधी, जो लगातार समाज सेवा और राजनीति में कहीं न कहीं बहुत सक्रिय रहते हैं। समाज सेवा में भी बात की जाए तो गरीब बेटियों या गरीब बच्चों और शिक्षा के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, निःशुल्क शिक्षा में हमेशा योगदान देते हैं। राजनीति में बात की जाए तो गरीब लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं से उन गरीबों तक सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। आज इन्हीं सभी खास मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे प्रदेश संयोजक दिलीप सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि लगातार इनकी राजनीति की बात की है, राजनीतिक का करियर कैसा रहा, समाज सेवा कैसा रहा, इन्हीं सभी खास मुद्दों में आज हम बात करेंगे। पहले तो सर हमारे चैनल सशक्त प्रदेश ब्रॉडकास्ट चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत सर, जिस तरह आज की राजनीति के साथ अगर देखा जाए, आपका जो शुरुआती कैरियर रहा वो कहाँ से शुरू हुआ, और अगर शुरुआत में जिस तरह आपने जो उद्देश्य बनाया कि हमें राजनीति चुनना चाहिए या सेवा करना चाहिए, तो आपका जो सफर रहा वो कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, मेरे जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है कि पहली बार मैं अपने जिंदगी के बारे में सार्वजनिक रूप से जो है बात रख रहा हूँ। और जो सच्चाई है वो ये है कि मेरा छात्र जीवन से पहले ही मैं संघ का स्वयंसेवक और मेरे जीवन में बदलाव लाने का अगर श्रेय जाता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाता है। परिवार से तो संस्कार मिले थे, लेकिन कहते हैं कि किसी चीज को तराशना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो विवेक जी, हुआ क्या कि मैं संघ में जब छोटा था तब से ही शाखा में जाना शुरू किया। फिर लगभग संघ में आपने कब एंट्री मारी थी कि संघ में कुछ? संघ में मेरी जो एक्चुअल चीज है वो मुझे लगता है कि 91 के आसपास जो है मैं 91 के आसपास में संघ में जो है मेरा जो है शुरू हुआ। और उसके बाद निरंतर मैं संघ के प्रशिक्षण किए मैंने, और संघ की विचारधारा से मैं पूरी तरह से ओतप्रोत था और विभिन्न दायित्वों पर संघ के में रहा। उसके बाद में फिर शिक्षा के साथ साथ फिर एबीवीपी की राजनीति में सक्रिय हुआ और फिर विश्वविद्यालय में जो है लंबे समय तक छात्र राजनीति में सक्रिय रहा। और उसके बाद फिर जब वहां से मैं निकला तब मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुआ। अभी स्टार्टिंग सर हमारी आज का जो मुद्दा है, समाज सेवा की शुरुआत आपने किस उद्देश्य से की और आज उसे किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, मैं बचपन से मेरे दिमाग में यह बात बहुत ज्यादा गूंजती थी, क्योंकि जो गरीब परिवार है, जो सामान्य परिवार है, वो अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, और लेकिन उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। तो मैंने जो सीखा वो मैंने सबसे पहले किया। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मैं जब 9th में पढ़ता था तब तक मैं कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो मैं हाई स्कूल के बच्चे को पढ़ाता था। अब ये अजीब सी बात आपको लगेगी, लेकिन सच्चाई क्या थी कि मैं हाई स्कूल में जब अपने ट्यूशन करके आता था, टीचर्स मुझे पढ़ाते थे, तो वो मैं बाहर आने के बाद में हाई स्कूल में जो गरीब बच्चे थे, जो ट्यूशन नहीं ले सकते थे, जो महंगी ट्यूशन होती थी, तो मैं उन बच्चों को बैठ के पढ़ाता था। मतलब जो मैं पढ़ के आता था वो मैं पढ़ाता था। मेरा फायदा ये विचार कैसे आता था कि मैं अभी तो छोटे क्लास में, मैं 10th में पढ़ रहा हूँ या 8th में पढ़ रहा हूँ, मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको एक सही बात बताऊं, मैं बचपन से मेरे माता पिता का आशीर्वाद और मेरे परिवार के संस्कार कि मैं दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से बड़ा मजबूत रहा। तो मुझे ये लगता था कि जो मैंने पढ़ा है, अगर वास्तव में मैंने पढ़ा है, तो फिर मैं, देखिए, दो चीजें होती हैं। एक अच्छा स्टूडेंट होना अलग बात होती है, लेकिन एक अच्छा एक्सप्लेन करके सामने वाले के दिमाग में भी वो बात बैठा देना, वो दूसरी बात होती है। ईश्वर की यह कृपा मेरे ऊपर हमेशा रही है और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है, मेरे परिवार का आशीर्वाद रहा है, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है कि मैंने जो चीज पढ़ ली वो मैं
तुरंत कैसे पढ़ाया उस पर मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन मैं उसको कैसे आराम से उसको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, उस पर मैं दिमाग शुरू से लगा लेता था। और उसका नतीजा ये निकला कि मैं तो जो है परीक्षा में पास हुआ ही हुआ, लेकिन मैंने जिन लोगों को पढ़ाया वो भी मेरे साथ पास हुए, लेकिन उनका 1 रुपया नहीं लगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे डबल फायदा मिला, क्योंकि मैं एक तो टीचर से पढ़ के आता था, और दूसरा मैं जब उनको पढ़ाता था तो वो जो है मेरा रिवाइज फ्री में हो जाता था, और उनको वो चीज मिल जाती थी जिसकी उनको आवश्यकता। अच्छा, इसके बाद जो पढ़ाई की बात की जाए तो सारी पढ़ाई क्या लखनऊ से ही हुई या फिर नहीं, मेरी सारी पढ़ाई लखनऊ से हुई है, और जो है जितनी भी पढ़ाई है वो मेरी लखनऊ से ही है। और सर दूसरा सवाल है कि आप लोधी समाज से आते हैं। प्रश्न लोधी समाज सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के आपकी प्राथमिकता योजनाएं क्या रहेंगी और कैसे क्या? देखिए, यह बात सही है कि मैं लोधी समाज में मैंने जन्म लिया है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि केवल लोधी समाज के लोगों के लिए मैंने काम किया। मैंने सर्व समाज के लिए काम किया है, और जो भी मुझे लगा कि जिस किसी भी चीज में किसी को नीड है, तो वो मुझसे जितना हो सका वो मैंने किया है। हाँ, उसके साथ साथ लोधी समाज के भी जो लोग हैं उनके लिए भी मैं निरंतर प्रयासरत रहा हूं, और जितना भी हो सका मैंने काम किया है। उसका एक उदाहरण आपके बीच में है कि माननीय तत्कालीन देश के गृह मंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री, उनसे जो है मैंने विशेष रूप से आग्रह किया था, और उस आग्रह पर जो है बीजेपी कार्यालय और विधानसभा जीपीओ के सामने जो अवंतीबाई जी की मूर्ति लगी है, अवंतीबाई लोधी जी की, उस पर छत्र बनवाने का काम वो हम सबके प्रयास से हुआ। चूंकि मुखिया मैं था, इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि माननीय तत्कालीन गृह मंत्री जी ने अपने फंड से अवंतीबाई जी का छत्र बनवाया, सीढ़ी बनवाई, और एक ऐतिहासिक काम किया। शायद मुझे इतना जानकारी है कि आप उस समय आपका संगठन भी था भारतीय लोधी महासभा। जब इस छत का निर्माण कराया जाता था तो उसी के संगठन के द्वारा ही इसका क्या निर्माण कुछ सहयोग रहा उनका? हाँ, एक्चुअल में क्या था कि भारतीय लोधी महासभा जो है संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर खासकर लखनऊ और लखनऊ मंडल, यहाँ पर क्या था कि लोधी समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी जिससे उनकी पहचान बन सके, क्योंकि जब भी कभी राजनीतिक समीक्षा होती थी तो उस राजनीतिक समीक्षा में ये कहा जाता था कि लोधी समाज के लोग या तो बुंदेलखंड में बहुतायत मात्रा में रहते हैं या फिर पश्चिम में रहते हैं, क्योंकि जब भी विधायक और सांसद बन के आते थे तो या तो पश्चिम से आते थे और या तो फिर बुंदेलखंड से आते थे। तो अब लखनऊ में बहुत अधिक संख्या है लोधी समाज की, पूरे लखनऊ मंडल में है। उसी भारतीय लोधी महासभा का नतीजा है कि देखिए, उन्नाव से साक्षी महाराज सांसद बने, उससे पहले वो एटा और फरकाबाद और उधर ही घूमते रहे, और मथुरा भी से वो सांसद बने, लेकिन उनको लगता था कि लखनऊ मंडल में लोधी नहीं है। उसी का नतीजा था कि जो है बाद में रायबरेली की तरफ लोगों का ध्यान गया, तो रायबरेली में जो है आज राहुल लोधी विधायक है, और हरदोई में जो है आज कई जिला पंचायत सदस्य हैं। सीतापुर का भी वही आलम है, तो और लखीमपुर का है। तो ये जो लखनऊ मंडल है इसमें स्थितियां इसलिए उस संगठन का निर्माण हुआ, और उस संगठन ने बहुत जोरदार तरीके से एक लंबे समय तक कहीं न कहीं वो उस संगठन ने कहीं न कहीं समाज को उठाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और विवेक जी, तो आप तो पुराने मेरे जानने वाले हैं, और आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने जो भी काम किया है बड़ी ईमानदारी से किया है, और उसमें उस समय तत्कालीन गवर्नर उत्तर प्रदेश श्रीमान राम नाईक जी को मैंने उसी मूर्ति पर बुलाया था, तब छत्र का निर्माण नहीं हुआ था। और जब मैंने भगवा टोपी लगवाई, उसी समय से भारतीय जनता पार्टी में भगवा टोपी का चलन चला, उससे पहले कभी भगवा टोपी नहीं लगाई जाती थी, आप कभी भी देख लीजिएगा। तो वहां से ही जो है शायद एक टर्न आया और इस समाज की तरफ लोगों का ध्यान गया, और उसी का नतीजा एक मैं बात और बता दूं, उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी लखनऊ या महानगर का अध्यक्ष लोधी नहीं बना, लेकिन भारतीय लोधी महासभा की देन थी जो भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी जिले का अध्यक्ष लोधी समाज से बनाया। राजनीति में अगर बात की जाए
राजनीति में आने का मूल उद्देश्य सत्ता है या फिर बता दूं, सेवा और सत्ता दोनों मैं समझता हूं कि एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो सेवा हम तभी किसी की कर पाएंगे जब हमारे पास ताकत होगी। और आज के दौर में ताकत, अगर कोई सच्ची ताकत है तो वो सत्ता है। और सत्ता जब होती है तो हम गरीबों के लिए सरकार की योजनाओं से, क्योंकि अपनी जेब से कोई कितना भी बड़ा धनाढ्य क्यों ना हो जाए, लेकिन सामाजिक सरोकार में अगर सबको एक साथ लेके उनका विकास करना चाहे या उनका साथ देना चाहे या उनकी विषम परिस्थितियों में उनको निकाल कर बाहर लाना चाहे तो नहीं ला सकता जब तक सत्ता साथ नहीं देगी। तो इसलिए सेवा करना है तो सत्ता की आवश्यकता रहेगी। सर, हमारा और सवाल है, आज के युवाओं की जो राजनीति और समाज सेवा से जोड़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज का जो नवयुवक है कहीं ना कहीं गलत राहों में बहुत चलता है और भटकता बहुत जल्द है। देखिए, मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, युवाओं की जो स्थिति है वो क्या है कि अभी थोड़ा सा ये जो सोशल मीडिया आ गया है, इसने कहीं ना कहीं एक भटकाव का रास्ता दे दिया है। जहां आज सोशल मीडिया ने हमको बहुत सारी चीजें आसान कर दी है, वहां पर भटकाव की स्थिति भी बहुत ज्यादा हो रही है। आपने देखा होगा रील के माध्यम से नवयुवक कितना भटक रहे हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आ रही। लेकिन मैं नवयुवकों को एक चीज कहूंगा, किसी चीज के पीछे भागने से अच्छा है अपने अंदर योग्यता लाइए। अगर आप पढ़ेंगे, आप योग्य बनेंगे। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि अगर बाबा साहब जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया और जिस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ था, उसके बाद जो स्थिति देश की थी, उसमें अगर उन्होंने शिक्षा को मजबूती से ग्रहण न किया होता और शिक्षा उनकी ताकत न बनी होती तो आज शायद कोई उनको नहीं जानता। विश्व में भी अगर आज पहचान है बाबा साहब की तो केवल उनकी योग्यता की वजह से। कहीं ना कहीं आपका मतलब है कि शिक्षा बहुत जरूरी है और हमें शिक्षा में आगे आना चाहिए, चाहे गरीब हो या बड़ा परिवार हो, हमें शिक्षा को विशेष मूल मंत्र समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, आज एक और है, आप भाजपा में हैं और भाजपा के साथ साथ आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संयोजक बनाया रखा है। इसमें क्या जिम्मेदारियां और संगठन को कैसे मजबूत कर रहे हैं? देखिए, मैं प्रदेश का सह संयोजक हूँ राष्ट्रीय कार्यक्रम और बैठक विभाग का। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो भी होते हैं वो हम लोगों को जो पार्टी निर्देश ऊपर से आता है उसकी व्यवस्था में हम लोग लगते हैं। और चूंकि मैं रक्षा मंत्री जी के चुनाव का सह संयोजक भी रहा, तो ऐसी परिस्थिति में लखनऊ में जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विभिन्न पदों पर मंडल के अध्यक्ष हो या जो भी हो, लेकिन चूंकि मैं पूर्व विधानसभा देख रहा था तो फिर पूर्व विधानसभा में महानगर में मैं आज भी उसी जिम्मेदारी के साथ पूरे लखनऊ में काम कर रहा हूँ। लेकिन पूर्व विधानसभा में विशेष तौर पर एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखता हूँ, कहीं उनको कोई तकलीफ ना हो, और ना प्रशासन से हो, ना शासन से हो, ना सत्ता से हो, और ना ही कोई गुंडे बदमाश जो है किसी को तंग कर पाए। तो इस पर मैं निरंतर काम करता हूँ और इसके लिए मुझे सीधा माननीय रक्षा मंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसके पहले भी आपको रेलवे बोर्ड सदस्य बनाया गया था, वहां पे कैसे क्या चीज हमने देखा? देखिए, मैं रेलवे में जो है उत्तर रेलवे में माननीय रक्षा मंत्री जी का एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो है गया था और मैंने एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम किया और कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं रहा। और जितने भी छोटे बड़े विषय थे उत्तर रेलवे से लेकर वो मैं निरंतर मीटिंग में उठाता रहा बोर्ड की, और उस पर मैंने रिजल्ट भी लिया है और जितना भी लोगों का सहयोग कर सकता था मैं उसके माध्यम से मैंने किया। एक चीज और है सर, अब जमीनी राजनीति से जुड़ी बात है, आप अपने को नेता से ज्यादा जनता का बेटा क्यों मानते हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूं, जनता ही नेता बनाती है। अगर हम जनता से दूर हो जाएंगे तो नेता तो स्वाभाविक ही है कि संभव ही नहीं है कि नेता बन सकूं। तो इसलिए मैं आपको स्पष्ट रूप से यह बात बता दूं, जनता का बेटा ही नेता बनता है और नेता बन के कोई जनता का बेटा नहीं बन पाया। ये उदाहरण देख लीजिए, बड़े परिवारों में जो बच्चे पैदा हुए हैं, चाहे वो आदरणीय राहुल गांधी जी रहे हों और चाहे वो आदरणीय तेजस्वी यादव जी रहे हों और चाहे आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी रहे हों, ऊपर से आने के बाद में
जनता का लीडर बनना बहुत कठिन काम है, लेकिन जनता का बेटा बन के लीडर बनना बहुत आसान है। जनता जिस दिन चाह लेती है, आपको इसका जीता जागता उदाहरण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री। क्या लगता है कि आगे की राजनीति में क्या आपका कोई चुनाव लड़ने का भी? मैं एक बात बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये मानता हूं कि मुझे जो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य मिलेगा उसे मैं ईमानदारी से करूंगा, और मैं अपने आप को उस नट बोल्ट की तरह मानता हूं। जो पार्टी, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी में नट बोल्ट ढेर सारे लगे होते हैं, लेकिन यह इंजीनियर तय करता है कि कौन सा नट बोल्ट पहिए में लगना है, कि हैंडल में लगना है, कि इंजन में लगना है, कि कहाँ पे लगना है। तो ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं कि दिलीप लोधी को कहाँ पे लगाना है, और वो मैं एक नट बोल्ट की तरह हूं, मुझे जहां लगा दिया जाए। स्टेपनी जिस तरह? नहीं, स्टेपनी तो केवल पहियों में लगती है, मैं तो नट बोल्ट हूँ, पहिए में भी लगूंगा, इंजन में भी लगूंगा, और हैंडल में भी लगूंगा। जहां चाहेगी पार्टी मुझे वहां लगाएगी, और मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, जनता के लिए किया गया कार्य, जनता के लिए जो है जो भी निर्णय लेने पड़ते हैं वो मैं लेता हूं, लेकिन पार्टी के संविधान में बंध के काम करना, और पार्टी में जो भी अनुशासन है उस अनुशासन के अनुसार ही काम करना, यह मेरा दायित्व है, और उससे मैं बंधा हुआ हूं। पार्टी मुझे जो भी आदेश देगी, पार्टी मुझसे कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी मुझे कहेगी चुनाव लड़ाना है तो मैं चुनाव लड़ाऊंगा, पार्टी मुझे कहेगी कि तुम्हें सेक्टर का पदाधिकारी बन जाना है तो सेक्टर का बन जाऊंगा, बूथ का बनना है तो बूथ का बन जाऊंगा, और कहेगी प्रदेश का बनना है तो प्रदेश का बन जाऊंगा। क्योंकि आज का जो नेता आता है, राजनीति में चुनाव लड़ता है, तो जनता से वादा तो करता है मगर पूर्ण नहीं कर पाता है। मगर आप एक आ, आ, समाज सेवा पे रहकर और राजनीति में पद पर नहीं रहते हुए आप गरीबों की निरंतर सेवा करते हैं। देखिए, मैं क्या है, हमारा उद्देश्य ही कभी ये नहीं रहा कि हम सत्ता को प्राप्त करके चीजों को काम करें। हमारा उद्देश्य रहा कि अच्छे काम करते हुए सत्ता तक पहुंचे। तो हम अच्छे काम कर रहे हैं, और मैं एक बात जानता हूं कि सही काम करने वाले की ईश्वर मदद करता है। कहीं न कहीं से आपका बड़ा, अगर देखा जाए सहयोग, बड़ा मार्गदर्शन देखा जाए तो माननीय राजनाथ जी का आपका पूरा सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, क्योंकि वो भी एक लोकप्रिय सांसद लखनऊ के हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपने जीवन में बहुत राजनेताओं के साथ काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी में तो मेरा परिवार, मेरे बाबा भी रहे, और मेरे चाचा भी यहाँ से 95 में जब वार्डों का विस्तार हुआ था तो उसमें जो है वो पार्षद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे। तो आप ये मान के चलिए, तो हमारा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का जो है रहा है। और एक पूरे अंतराल में मैं आपको बताऊं तो सच्चाई ये है कि सामाजिक ताना बाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा रहा है, और ऐसे में कहीं न कहीं माना जाए जो सम्मान मिला आपको, मान सम्मान जो मिला वो भारतीय जनता पार्टी पे ही। मैं वही आ रहा हूँ। और आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो माननीय जी के नाम से जाने जाते हैं, वो शुरू से 93 में वो महोना विधानसभा क्षेत्र से शिक्षा मंत्री रहने के बाद आदरणीय कल्याण सिंह जी के सरकार में फिर वो यहाँ से चुनाव लड़े थे, और हमारा पूरा परिवार, हम सब लोगों ने उनको चुनाव लड़ाया था। वो दुर्भाग्य था कि वह चुनाव हम लोग लूज कर गए थे, लेकिन कभी रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ को नहीं छोड़ा, और लखनऊ में महोना विधानसभा को नहीं छोड़ा, जो आज बख्शी तालाब के नाम से जानी जाती है। तो ऐसे लीडर के साथ काम करने में जो अपनापन होता है, और मैं सच बताऊं आपको तो ईश्वर साक्षी है, उन्होंने अपने पुत्र की तरह मुझे, अपने शिष्य की तरह मुझे तराशा है, और मुझे अकेले बैठा के उन्होंने शायद जो चीजें समझाई, और राजनीति में जो चीजों की जरूरत होती है वो चीजें मुझे बताई, और आज भी उनका सानिध्य प्राप्त है, और जिसकी वजह से मैं शायद निरंतर अपने काम को सही रूप से कर पा रहा हूँ। हमारा सवाल और है, समाज सेवा और राजनीतिक दोनों में भी संतुलन कैसे बनाते हैं? क्योंकि संतुलन बनाना एक बड़ी बात है। मैं बता देता हूँ आपको, बहुत अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, जब भी मुझे जिम्मेदारी मिली, जैसे मैं चूंकि ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, जैसे विधानसभा के चुनाव में मुझे बख्शी तालाब का चुनाव प्रभारी बना के भेजा गया, तो वहां पर योगेश शुक्ला जी चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव बड़ा कठिन था, लेकिन सामंजस्य बनाने की जब बात आई तो मैंने जाके पहले चीजों को बहुत गंभीरता से समझा, और समझने के बाद मैंने सीधे
जमीन पर उतरने का काम किया। और मैं रात में 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, सुबह तक मैं जगता था, 2 घंटे सोता था और उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग जाता था। बख्शी तालाब विधानसभा में जितने अधिक वोटों से माननीय योगेश शुक्ला जी विधायक बने, अभी तक कोई भी प्रत्याशी इतने अधिक वोटों से महोना विधानसभा या बख्शी तालाब विधानसभा में जीत हासिल नहीं कर पाया। एक हमारा और लास्ट में भविष्य की दिशा पे सवाल है जी, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप किस दिशा में ले जाना चाहेंगे? देखिए, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी और हमारा दल तय करता है कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन जो भी उनका आदेश और निर्देश होगा, और हमारे देश में जो है संगठन में, जैसे हमारी पार्टी में अगर कहा जाए तो चाणक्य की भूमिका में माननीय अमित शाह जी रहते हैं, और वो जो भी योजनाएं बनाते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नए जो निर्वाचित हुए हैं नितिन नवीन जी, और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, यह जो भी तय करेंगे, और संगठन मंत्री हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो तय करेंगे, उसी हिसाब से काम चलेगा। और हम लोग तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, जो आदेश आ जाएगा उसका पालन करना है। इन्हीं दिशाओं में क्या गरीब लोगों की जो योजनाएं होती हैं उनको कैसे पहुंचाते हैं आप? देखिए, उसका एक पूरा सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेटवर्क है, मंडल से लगा के बूथ तक, जिले से लगाकर प्रदेश तक और क्षेत्र तक। और तो हमारा पूरा कार्यकर्ता लगता है, हमारे पूरे मोर्चे लगते हैं, और एक एक योजना को जो है सभी को कार्य सौंप दिया जाता है, और वो जमीन तक पहुंचाया जाता है और लोगों की मदद की जाती है। क्योंकि आगामी आने वाला समय में 2027 का चुनाव है, इसके पहले ग्राम प्रधानी का भी चुनाव है, इनमें रणनीतियां कैसे रहेंगी? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, प्रधानी का चुनाव तो एक तरीके से व्यक्तिगत चुनाव होता है। हाँ, दल का उसमें हस्तक्षेप सिर्फ इतना रहता है कि अगर हमारा कोई पदाधिकारी लड़ रहा है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ है वो लड़ रहा है, तो हम लोग उसमें व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद के लिए नीचे उतरते हैं। लेकिन पार्टी अगर तय कर लेगी कि हमें नीचे का चुनाव भी लड़ाना है, तो उस तरीके से चुनाव की तैयारी की जाएगी, और नहीं तो अभी तक जैसा होता आ रहा है उसी तरीके से चुनाव होगा। और जाते जाते नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आगामी अगर देखा जाए भविष्य की बातें हैं, भविष्य में आने वाले समय में कोई बड़े स्थानों पे जाना चाहता है। आज का नवयुवक, जिसमें आपने पहले भी बताया कि रास्ता भड़का हुआ है, इंस्टाग्राम लो, फेसबुक आईडी, सोशल मीडिया में ज़्यादा भड़का हुआ है। तो इससे ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपके साथ भी कहीं न कहीं कोई जर्नी में ऐसी कोई घटना हो रही होगी जो आपको याद दिलाती हो कुछ? देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना कहूंगा कि नवयुवकों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और वो सही बात ये है कि अपने आप में जितनी योग्यता डाल सकते हैं वो डालें। कोई भी काम छोटा नहीं होता। प्रधानमंत्री जी अगर चाय बेच रहे थे बचपन में, और पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जानने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन अखबार बांटने में बीता, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन ईमानदारी से किया जाए। और दूसरी बात यह है कि हर छोटा हो या बड़ा हो, अगर सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए। क्या ऐसा कुछ आपके साथ बचपन में कुछ ऐसा भी हुआ? हाँ, मैं आपको बताऊं कि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, वहां पर बेसिक काम किसान का था, और हमारे बाबा बड़े किसान थे। इसलिए जो है राजनीति में केवल दिलचस्पी इस तरीके की थी कि जो पार्टी के लेवल पर प्रत्याशी आ जाता था उसको वोट देना और दिलाना, और एक सीमित दायरे में रहना। लेकिन मैंने बचपन में देखा कि कैसे बाहर के लोग आते हैं और छा जाते हैं, और हमारे लोग जो है थाने जाते डरते थे, चौकी जाते डरते थे, तहसील से लेखपाल आ जाता था तो डरते थे। तो बचपन में एक टीस थी, एक कशिश थी कि आखिर जिन लोगों का कहना ये पुलिस मानती है, जिन लोगों का कहना ये अधिकारी मानते हैं, तो उनके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर उनको सम्मान देते हैं, और बाकी हमारे गांव के लोगों को, हमारे किसानों को अपमानित करते हैं। तो वो चीज मेरे अंदर बहुत ज्यादा टीस थी, और उसको लेकर के मुझे जब संघ में जाने का मौका मिला, मुझे सीखने का मौका मिला, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया, और उन्होंने प्रशिक्षित करके जब मुझे बाहर निकाला, तो फिर उसके बाद में, और निरंतर मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं आदरणीय कल्याण सिंह जी के साथ भी लंबे समय तक मैंने काम किया,
उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आदरणीय धर्मपाल सिंह जी जो इस समय पशुधन मंत्री हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। आदरणीय साक्षी महाराज जी से मैंने बहुत कुछ, इतना जरूर कहूंगा कि इस सारे मामले में जो है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था वो ये था कि मेरी सीखने की चाहत। और मैं सबसे ये कहूंगा कि आप जो सीख सकते हैं अच्छी से अच्छी चीजें वो सीखिए और उसका सही इस्तेमाल करिए। जब आपके पास योग्यता होगी तो पैसा और सत्ता दोनों आपके आगे पीछे नाचेंगी। बस शर्त यह है कि आपकी जो कार्यशैली है वो सेवा भाव की हो, शासक की ना हो और शोषक की। आज जाते जाते हमारा और एक क्वेश्चन है कि आप सबसे ज्यादा किसको अपना गुरु मानते हैं? देखिए, मैं राजनीतिक तौर पर तो मैं ये मानता हूं कि अगर राजनीति में विनम्र होकर काम किया जा सकता है और जहां आवश्यक है वहीं बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है, तो ऐसे मामले में मैं अपना आदर्श माननीय देश के रक्षा मंत्री परम श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी को मानता हूं, जिनकी वजह से मेरे अंदर बहुत सारी बदलाव आए और शालीनता से राजनीति कैसे की जाती है मैंने उनसे सीखा। जाते जाते हमारे पास राउंडिंग सवाल है, राजनीति समाज सेवा कौन ज्यादा जरूरी है? देखिए, समाज सेवा से ही राजनीति हो सकती है और जब समाज सेवा होगी तो राजनीति में अपने आप आपकी भागीदारी बन जाएगी। पद या विचारधारा? विचारधारा के बिना तो पद का कोई अर्थ ही नहीं होता है। हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं तभी पद भी मिलेगा और पद के साथ कद भी बनेगा। विचारधारा के लिए आदरणीय कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी थी, तो विचारधारा से कोई समझौता नहीं। सत्ता संगठन? संगठन के बिना सत्ता नहीं मिलती कभी भी। जब संगठन होगा तभी सत्ता मिलेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी एक संगठन नहीं होता तो सत्ता के नजदीक भी नहीं जा सकते थे। नेता या सेवक? सेवा भावना से, राजनीति में सेवा भावना की आवश्यकता है और जब आप सेवक बनेंगे तो यही जनता आपको नेता बनाएगी।